केमिस्ट्री का 8वां क्लास है। कृपया इसे आप लोग सेंड कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, समस्थानिक आइसोटॉप्स, समस्थानिक किसको कहते हैं? तो एक ही तत्व के वे विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु संख्या सेम होता है और परमाणु भार डिफरेंट होता है, उसको समस्थानिक कहते हैं। जेड का मतलब समझिएगा परमाणु संख्या, ए का मतलब समझिएगा परमाणु भार। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स, ए और जेड। तो एक्स क्या है? तो सिंबल ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल है। ए यहाँ पर ऊपर में क्या रहेगा? तो परमाणु भार रहेगा। जेड क्या रहेगा? परमाणु संख्या रहेगा। देखिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, 3 आइसोटोप्स होता है। पहला का नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो देखिए 1 1, तो यहाँ वाला समझिएगा, ये वाला समझिएगा कि ए है और यहाँ वाला समझिएगा कि जेड है। तो देखिए जेड बराबर ई बराबर पी होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर, देखिए आपका जो है से 1 है, ये जेड है यहाँ पर। और ए बराबर क्या है? तो ए के जगह पर 1 है आपका। तो एन बराबर क्या होता है? तो 1 घटाओ पी तो 0। तो यह जो है से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन ऐसा परमाणु है जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है। तो देखिए फंडामेंटल पार्टिकल 3 ठो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन जो है से 0 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिखाए हैं ए बराबर 2 है और जेड, ई और पी से 1 है। तो एन का मान 1 आ गया, मान 1 न्यूट्रॉन है। इसमें देखिए ट्राइटियम है, तो ट्राइटियम है तो देखिए 1 है और ये जो है से एन का मान क्या आ गया? 2 आ गया। यह ड्यूटेरियम, इसको डी से भी लिखते हैं। इसी से देखिए भारी जल बनता है, भारी जल यानी हेवी वाटर, D2O। यह भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर टिक कर दिए कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, और इसका रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका जो है से अणुभार क्या होता है? तो देखिए 2, ये 2 ठो है, आगुने 2 इसलिए लिख दिए हैं कि इस समस्थानिक का उपयोग इसमें हुआ है। तो देखिए 2 इसका जो है से परमाणु भार है, तो 2 गुने 2 + 16 20, जबकि ऐसे जल का जो है से 18 होता है। अब आइए इसके गुण के बारे में आइए। समस्थानिक का गुण क्या है? तो पीटी में इसका स्थान सेम है। रासायनिक गुण जो है से क्या है? इसका डिफरेंट होता है। रासायनिक गुण जो है से सेम होता है, और इसके बाद भौतिक गुण जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वह जो है से डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन का कई ठो समस्थानिक बताया, तो देखिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। सबसे ज्यादा समस्थानिक में देखिए एसएन 3 का सबसे ज्यादा समस्थानिक होता है 10। और कौन ऐसा तत्व है जिसका समस्थानिक होता ही नहीं है? तो देखिए एफआर है, फ्रांसियम है, एमडी है, इसका समस्थानिक जो है से 0 0 है। अब आइए समस्थानिक का उपयोग देखिए। तो देखिए कोबाल्ट समस्थानिक 12 है। कोबाल्ट 12 का उपयोग कैंसर की चिकित्सा में होता है। I2 आयोडीन, आयोडीन आइसोटोप्स आर यूज्ड इन गोइटर, गलगंड बीमारी की चिकित्सा में जो है से इसका उपयोग होता है आयोडीन समस्थानिक का। फास्फोरस समस्थानिक का उपयोग एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक के रूप में होता है। और C14 समस्थानिक, C14 आइसोटोप का उपयोग जो है से कार्बन डेटिंग के रूप में होता है। कार्बन डेटिंग क्या करता है? यह जीवाश्म कार्बन डेटिंग से जो है से आयु निकाला जाता है, एज, उसका एज निकाला जाता है जिसमें कार्बन होता है, C14 होता है। जैसे जीवाश्म का एज, जीवाश्म की आयु, पेड़ की आयु, ये सब जो है पुराने वृक्ष की आयु, सब कार्बन डेटिंग पद्धति से निकाला जाएगा। देखिए एक होता है यूरेनियम डेटिंग, जैसे पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग पद्धति से निकाला जाता है। बिल्डिंग की आयु निकालना है, किसी ब्रिज की आयु निकालना है, तो यह सब जो है तो सब निकलेगा यूरेनियम डेटिंग से। अब आइए आइसो बार आइए। तो आइसो बार, आइसो का मतलब सेम होता है, आइसो का मतलब सेम। तो आइसो बार में क्या है कि परमाणु भार सेम रहेगा, अब परमाणु संख्या जो है से डिफरेंट होगा। पीटी में स्थान जो है, पीटी में स्थान डिफरेंट होता है, और रासायनिक तथा भौतिक गुण जो है से क्या है कि भिन्न होता है। तो इस तरह से जो है तो इसको आप नोट कीजिए। हाँ, तो आप देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। इसका खोजकर्ता कौन था? तो फर्मी, एनरिको फर्मी। एटॉमिक रिएक्टर भी इसको कहा जाता है। ये है क्या? तो यह एक एपरेटस है। इट इज एन एपरेटस जिसमें नाभिकीय अभिक्रिया कराई जाती है। इसका पर्पस क्या है? ये क्यों कराई जाती है? तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना इसका पर्पस है। यूरेनियम ये सब से जो बिजली पैदा होता है, तो यही न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है से कराया जाता है क्रिया। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ पार्ट्स है, जैसे नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर फ्यूल्स। यूरेनियम है, थोरियम है, पोलेनियम है, ये सब न्यूक्लियर फ्यूल्स है। अब देखिए
यूरेनियम 23592 है, ये बेस्ट है, बेस्ट फ्यूल से है, सबसे अच्छा जो है से ईंधन है। यूरेनियम 238 और 92 है, नेचुरल यूरेनियम, इसको प्राकृतिक यूरेनियम कहा जाता है। यूरेनियम 235 और 92 है, इसको इनरिच यूरेनियम कहा जाता है, संवर्धित यूरेनियम। तो देखिए सब टिक लगा दिए हैं, सब आता है। अब देखिए यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का रेशियो क्या होता है, 1/138 है। परसेंट में क्या लिखे हैं 0.72%, ध्यान रखिएगा, ये सब में टिक कर दिए। अब इसके बाद आइए नाभिकीय ईंधन हो गया। अब आइए मॉडरेटर मंदक। मंदक क्या है, तो यह जो है से न्यूट्रॉन के वेलोसिटी को क्या करता है कि स्लो डाउन करता है, उसके वेलोसिटी को कम करता है। इसके रूप में जो है से क्या उपयोग होता है, जैसे D2O है, ग्रेफाइट है, बेरिलियम है, तो D2O आपका है, तो D2O सबसे बेस्ट मॉडरेटर है। यह आएगा आपको कि बेस्ट मॉडरेटर कौन है, सभी चॉइस देगा, इसको टिक करना है। अब आइए कंट्रोल रॉड यानी नियंत्रक छड़ है, तो ये क्या करता है कि रिएक्शन को कंट्रोल करता है, यानी स्टार्ट या स्टॉप करता है। तो इसके रूप में जो है क्या उपयोग होता है, कैडमियम की छड़ है, बोरोन है, ये सब उपयोग होता है। तो जो कैडमियम है यह जो है से बेस्ट मॉडरेटर है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि रिएक्टर में D2O का उपयोग हो रहा है तो उस टाइम में उस रिएक्टर को स्विमिंग पूल कहा जाता है। यदि रिएक्टर में जो है से ग्रेफाइट का उपयोग मॉडरेटर के रूप में हो रहा है तो उस टाइम में उस रिएक्टर को एटॉमिक पाइल यानी परमाणु पाइल कहा जाता है, इस तरह से कहा जाता है। अब आइए सनलाइन के बारे में। आइए सनलाइन क्या है, तो इस पर यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो हल्का नाभिक जो है से क्या करता है कि जुटता है, दो हल्का नाभिक जुड़ता है। जैसे सौर ऊर्जा का कारण हाइड्रोजन बम सब जो है से नाभिकीय सनलाइन पर आधारित है, इसी पर जो है से आधारित है। अब देखिए मान लिया कि ये और बी दो नाभिक है, यह जुड़ करके सी का निर्माण किया, अब प्लस ऊर्जा निकला, विपुल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो ये कि मास ऑफ ए जोड़ मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ सी, ऐसा देखा जाता है। ये में लिखे हैं, इसका मतलब ए का द्रव्यमान है, ए का मास है, मास ऑफ ए है। द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट यानी डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो देखिए जब ये बड़ा है तो ये जोड़ करके इसको घटा दिए, तो इसको घटाने के बाद मान लिया कि जो आया द्रव्यमान, यही द्रव्यमान क्षति आपका है, जिसको हम डेल्टा एम से लिख रहे हैं। अब आइए बंधन ऊर्जा। तो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार E बराबर डेल्टा mc², यह जो है से एनर्जी के रूप में बदल जाता है, जिसे एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। अब बंधन ऊर्जा जो है से यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बंधन ऊर्जा क्या है, तो नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसमें चॉइस था कि नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है या नाभिक को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है यही बंधन ऊर्जा है। यही बंधन ऊर्जा के कारण इतना ऊर्जा दे देने के बाद नाभिक को तोड़ा जा सकता है, यह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो अब देखिए नाभिकीय विखंडन है, न्यूक्लियर फिशन है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम बताए थे कि उसमें जो है से तो हल्का नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। इसमें नाभिकीय विखंडन है, न्यूक्लियर फिशन है। तो इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, एक भारी नाभिक जो है से दो हल्के नाभिकों में टूटता है। इट इज ए प्रोसेस, माने यह एक प्रक्रिया है, ऐसे कह सकते हैं फिशन के बारे में कि इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है इन विच हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स अप इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई एंड बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब फ्यूजन को कह सकते हैं कि इट इज ए प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए बिग न्यूक्लियस एंड बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि विखंडन जो है, जैसे परमाणु बम है, एटम बम है, तो यह विखंडन पर आधारित है। ये एक भारी नाभिक है जो दो हल्के नाभिकों में टूट गया बी और सी में, और इसके दरमियान ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। तो द्रव्यमान के बारे में देखिए, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी जोड़ मास ऑफ सी होता है। तो मास डिफेक्ट आइए, मास डिफेक्ट द्रव्यमान में क्षति क्या हुआ, तो इसमें से ही दोनों जोड़ के घटा दीजिए। तो इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी आइए, तो E बराबर डेल्टा mc² के अनुसार जो है से बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल दिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन। अब आइए देखिए यूरेनियम का जो है से यूरेनियम 235 है, इसको बमबारी करा रहे हैं, न्यूट्रॉन से बमबारी करा रहे हैं, बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। तो जो न्यूट्रॉन जिस न्यूट्रॉन से बमबारी कराया जाता है वह स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है
तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है कि बिलो होता है, नीचे होता है, कम होता है उससे। तो देखिए सबसे पहले यूरेनियम 235 आई 92 है, तो न्यूट्रॉन से जब बमबारी कराया तो इसके बाद देखिए 235 आई 236 आ गया, आई 92 आ गया, इसको कहा जाता है कंपाउंड यूरेनियम। यह कंपाउंड यूरेनियम जो है से फिर देखिए टूट गया, तो क्या क्या टूटा, बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ है। अब देखिए रिलीज न्यूट्रॉन जो तीन जो न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है, न्यूट्रॉन जो रिलीज हुआ, तो रिलीज न्यूट्रॉन अगेन टेक पार्ट इन रिएक्शन एंड चेन इज फॉर्म्ड, और चेन का निर्माण हो जाता है। रिलीज न्यूट्रॉन मान निकला हुआ न्यूट्रॉन जो है सब पुनः अभिक्रिया में भाग ले लेता है, जैसे ही जो है से न्यूट्रॉन भाग लिया तो पुनः अभिक्रिया में भाग लेता है। इस प्रकार एक चेन की रचना हो जाती है और जिसको चेन रिएक्शन कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला होता है कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जैसे मान लिया कि एटम बम है तो यह अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। यह जो है से मान लिया कि एक बार छूट गया तो अब चाहिएगा कि उसको हम जो है से क्या कर ले, रोक ले, तो अब वो नहीं रुक सकता है। अब उस स्विच ऑफ ऑन हो गया तो ऑन हो गया। अब आइए क्रिटिकल मास क्रांतिक द्रव्यमान भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह क्या है कि यह जो है से यूरेनियम का न्यूनतम द्रव्यमान है जिसके नीचे फिशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज मिनिमम मास ऑफ यूरेनियम बिलो विच फिशन इज नॉट पॉसिबल। माने यह जो है से यूरेनियम का वह छोटा द्रव्यमान है जिससे कम द्रव्यमान लेने पर यूरेनियम का फिशन जो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है संभव नहीं है। अब मान लिया कि आइए कि नाभिकीय अभिक्रिया किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी क्वेश्चन आया हुआ है। तब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, न्यूक्लियन संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत का पालन करता है। अब यह भी आया हुआ क्वेश्चन है कि न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियन का मतलब कि नाभिकीय कण या नाभिक में रहने वाले कण। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब आइए नाभिकीय बल क्या है, तो नाभिकीय कणों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। तो नाभिकीय कण क्या क्या, नाभिकीय कण यानी नाभिक में रहने वाले कण, तो उसमें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा है, या प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, तो वह जो है से नाभिकीय बल है। उसकी विशेषता ये इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, यह जो है से एक आकर्षण बल है, यह कभी विकर्षण नहीं होता है। फिर जो है से क्या, यह जो है से इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता है, यह वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता है, प्रोपोर्शनल 1/r² जो कूलम्ब लॉ था, तो यह इसको जो है से ओबे नहीं करता है, उसको डिसोबे करता है। यह जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, यह जो है से एक प्रबल बल। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ए और बी जो है से 2 नाभिक मिलकर के सी का निर्माण किया और इसके दरमियान जो है से ऊर्जा की उत्पत्ति हुई है। तो क्या होता है कि मास ऑफ ए और मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ सी, और यही जो है से बाइंडिंग एनर्जी फिर बताए थे कि बाइंडिंग एनर्जी में कैसे बदल जाता है। फिर ऐसे है कि एक बड़ा नाभिक है जो 2 हल्के नाभिक में टूट करके ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, तो मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी और मास ऑफ सी। तो इस तरह से जो है सारा बात के ध्यान रखिएगा। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बीई, अब ये है बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इससे स्थायित्व की जानकारी प्राप्त किया जाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो नाभिक स्थायी होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 होता है, लोहा का होता है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ खींचे हैं, तो यह जो है से क्या है, अस्थाई है, यह जो है से अधिक अस्थाई है, अधिक आपका अस्थाई है। देखिए बड़ा आकार किसका होता है, क्वेश्चन एक दिए हैं, एफ है, ये देखिए इस तरह का है। तो देखिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस क्या है कि सब 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि लोअर द चार्जेज ग्रेटर द साइज, चार्ज अगर लो रहेगा तो साइज ग्रेटर होगा। तो देखिए -3 इस पर है, तो यह जो है से क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा साइज में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, तो यहाँ पर देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 है। तो ये जब 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 है, तो क्लियर है कि तीनों इससे जो है से बड़ा होगा, यानी स्मॉलेस्ट साइज में जो है से ये वाला आ जाएगा, यह छोटा में आ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा साइज इसका हो जाएगा।
लेकिन बड़ा में कौन आएगा, तब देखिए तीनों में कौन बड़ा आ जाएगा, तो तीनों में बड़ा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हम बताए थे कि लोअर द चार्ज ग्रेटर द साइज, तो चार्ज लोअर देखिए इसका है, इसलिए यह जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा में आ जाएगा। और भाई यह क्वेश्चन आया हुआ है कि एल्युमिनियम पर ये अल्फा कण है, अल्फा कण वास्तव में हीलियम आयन है, तब जब एल्युमिनियम धातु पर अल्फा किरण से आघात कराया जाता है तो क्या बनता है। अब ऐसे जोड़ लीजिएगा, या देखिए 27 है, 4 है, 31 हो जाएगा, आई 13 है, 2 15 हो जाएगा, तो 13 2 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दे दिया था कि 1 1, तो यहाँ पर जो है से क्या आ जाएगा कि जब ये 31 आ गया तो यहाँ 1 है तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 4 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 है तो 15 जोड़ने पर आ जाता है। यह देखिए बेरिलियम धातु पर जब अल्फा किरण से आघात कराया जाता है तो क्या बनता है, 4 2 6, यहाँ देखिए ये 6, आई क्या है 9 4 11 12 13 14 आ गया, तो 9 4 13 आ गया, तो देखिए यहाँ पर 12 1 13 आ गया इधर भी। तो यह जो है से क्या है कि कार्बन के उत्पत्ति हुआ। यहाँ पर ही क्वेश्चन में पूछे हुए था कि उसकी परमाणु भार जो है से क्या होगा, तो 30 हो जाएगा, क्योंकि इधर ही बन गया तो 30 हो जाएगा। अब आइए अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यूक्लियन कौन कौन जो है से न्यूक्लियन कहलाता है। तो देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो इसी को न्यूक्लियन कहा जाता है, क्योंकि नाभिकीय कण आपका यही है। अब आइए यहाँ पर आइए, लकड़ी का भंजक श्रवण, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, माने वुड का, तो लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जो उससे भाप प्राप्त होता है उसको कंडेंस कर लेते हैं, संघनित कर लेते हैं, तो जो द्रव के रूप में आया, तो देखिए इसको एक बर्तन में ले लिए, तो नीचे गाढ़ा चिपचिपा काला द्रव प्राप्त होता है और ऊपर में पानी जैसा लिक्विड प्राप्त होता है। तो ऊपर में जो पानी जैसा लिक्विड प्राप्त हुआ उसको पायरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में देखिए C2H5OH माने इथेनॉल रहता है और एसिटिक अम्ल रहता है, और नीचे में जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है उसको वुड टार यानी कि लकड़ी कालकातरा कहा जाता है। तो देखिए लकड़ी के भंजक श्रवण से प्राप्त हुआ आपको वुड टार माने लकड़ी कालकातरा। फिर चारकोल प्राप्त होता है, यानी लकड़िया जो बच जाता है जिसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो वही चारकोल जो है वही चारकोल कहलाता है। अब आइए कोयला का भंजक श्रवण या आसवन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो इससे प्राप्त होता है, जैसे क्या कोक प्राप्त हुआ, कोल गैस प्राप्त हुआ, तो इसी से जो है से प्राप्त होता है आपको। अब इसके बाद आइए पेट्रोलियम का प्रभाजी श्रवण या प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर पेट्रोलियम का क्या किया जाता है, चॉइस में दे देता है कि भंजक श्रवण कि प्रभाजी श्रवण, तो प्रभाजी किया जाएगा। तो देखिए इसको जो है से पेट्रोलियम को हीट किया जाता है विभिन्न टेम्परेचर पर, भिन्न जो है से यौगिक प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोल 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है, किरासन तेल 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है, डीजल 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है। अब यहाँ ये अल्कोहल है, देखिए अल्कोहल K2Cr2O7 या KMnO4 प्लस H2SO4 से जब क्रिया कराई जाती है तो पहले एल्डिहाइड मिलता है, और इसके बाद जो है से फिर वह एल्डिहाइड जो है से उसमें बदल जाता है। जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं कि मान लिया कि CH3OH, तो देखिए यह जो है से जब क्रिया करेगा कि MnO4 है, तीर पर लिख देगा, और यहाँ पर H2SO4 या K2Cr2O7 भी लिख देगा। तो देखिए चूंकि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देखिए एक O यहाँ पर जुट गया, तो एक O जुट गया, तो देखिए यहाँ पर आ गया HCHO, तो HCHO बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। और फिर जो है से एक जुट गया, और यहाँ पर KMnO4 वही आपका है और H2SO4 है, तो ये आपको बदल गया, कौन से में बदल गया, तो HCOOH, या देखिए फॉर्मिक एसिड में बदल गया। यहाँ पर आइए, मान लिया कि ऐसा हम ले रहे हैं कि CH3CH2OH और प्लस O है, तो ये सबसे पहले जो है से कौन से में बदलेगा, तो ये बदलेगा आपको CH3CHO माने एसिटल्डिहाइड में बदल गया, एसिटल्डिहाइड में बदल गया। फिर O है, फिर KMnO4 है, तो यह आपको एसिटिक अम्ल में बदल गया CH3COOH। तो देखिए यह जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर दे दिया KMnO4 दे दिया और H2SO4 दे दिया, तो इधर कह दिया कि क्या बनेगा,
तो देखिए यह जो है से इसे क्या बन गया, ई वाला चीज बन गया आपका। अब आइए CH3OH, इसको जो है से क्या है कि गर्म तांबा के नली पर प्रवाहित कर रहे हैं, गर्म CU और 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ये करना है। तो इसमें भी जो है से एल्डिहाइड बनता है। तो ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। और प्लस देखिए वो है तो H कैठो है, 3 1 4 है, तो ये 2 ठो है, तो फिर प्लस H2, इस तरह से जो है से बन गया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अल्कोहल था, तो अल्कोहल है तो K2Cr2O7 या KMnO4 + H2SO4 से जब क्रिया किया तो एक ऑक्सीजन जुड़ गया, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फिर फॉर्मिक एसिड बन गया। फिर इसके बाद जो है से अगर मान लिया कि यहाँ पर इथाइल अल्कोहल था, इथेनॉल था, तो इथेनॉल था तो देखिए यहाँ पर बन गया क्या, एस्टल्डिहाइड बन गया। और इसके बाद जो है से यह एसिटिक एसिड बन गया। इस तरह से जो है से इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा ही माने बनेगा।